अरे चारू, तुम्हें तो आज अपनी सहेली नीलम की शादी में जाना था ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम्हें तो अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वो बात नहीं है भाभी, मैंने कब कहा कि शादी हो गई तो हमारी दोस्ती कमज़ोर हो गई। अरे वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं उसकी शादी में, आप ही बताओ। मेरी सारी सहेलियाँ आएंगी, एक से बढ़कर एक गहने और साड़ियाँ पहनकर, लेकिन मेरे पास ना तो कोई ढंग की साड़ी है ना ही गहने। ले देकर बस ये मंगलसूत्र चढ़ाया है मेरे ससुराल वालों ने। अब क्या बताऊँ भाभी, सहेलियों के सामने अपना दुखड़ा भी तो नहीं रो सकती ना। इससे तो अच्छा है कि मैं शादी में ही ना जाऊँ। ससुराल से तुझे गहने चढ़े तो है, अपने गहने पहन कर जाना। और सहेली की शादी में ना गहने और कपड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज से 5 साल बाद कोई ये याद नहीं रखेगा कि तूने अपनी सहेली की शादी में क्या पहना था। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखी जाएगी कि तू नेहा की शादी में गई थी या नहीं। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप मेरे मन की बात भी तो समझो ना। मेरी भी नई नई शादी हुई है, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी महंगे से महंगे कपड़े और गहने पहनकर सबको दिखाऊं। अच्छा भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है? बोलो ना चारू, क्या बात है? अगर आप बुरा ना मानो तो अपना रानी हार और कमरबंद मुझे दे दो ना। मैं अपनी सहेली की शादी में आपके गहने पहनकर सबको रौब दिखा दूंगी और बाद में मैं फिर आपको वापस कर दूंगी। उफो चारू, तो ले जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मैंने पहना तूने पहना, एक ही तो बात है। अच्छा रुक जा, मैं अभी माँ जी से लाकर गहने तुझे देती हूँ। अब तू इन्हें पहन कर अपनी सारी सहेलियों के होश उड़ा देना। अब तो खुश है ना? अच्छा सुन, अगर तुझे मेरी कोई साड़ी पसंद हो ना तो तू साड़ी भी ले जा, लेकिन नेहा की शादी में जाना ज़रूर। और अब लेट मत कर, चल जल्दी तैयार होकर अपनी सहेली की शादी में पहुँच। थैंक यू भाभी, आप ना बहुत अच्छी हो। आप मेरे लिए किसी जीनी से कम नहीं हो। अरे आपको ना कोई भी प्रॉब्लम बता दो, आपके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। अब दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट 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 भाभी। भाभी से ज्वेलरी और साड़ी लेकर चारू अच्छे से तैयार हो जाती है और सज सवर कर अपनी सहेली की शादी में पहुंच जाती है रात के 12 बजे। अरे मम्मी जी, काफ़ी लेट हो गया। ये चारू अभी तक शादी से लौट कर नहीं आई। काफ़ी ज्वेलरी भी पहन कर गई है। आप एक बार कॉल करिए ना। हाँ ठीक कह रही है बहू, एक बार फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ सब ठीक तो है ना। इस लड़की में तो ज़रा सी भी अकल नहीं है। ये नहीं कि गहने पहन कर गई है तो समय से घर लौट आए। रात के 12 बज रहे हैं और इसका अभी पार्टी का खुमार उतरा नहीं। इतना कहकर चारू की माँ अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। अरे चारू बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक तू लौटी नहीं शादी से। तेरी भाभी कब से इंतज़ार कर रही है बेटा तेरा। तू कहे तो तेरे भाई को भेज दूँ तुझे लाने के लिए। अरे मम्मी, आप अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो क्या? अरे मैंने तो खाना खाने के बाद वहीं पर रवि जी को बुला लिया था और मैं ना वहाँ से सीधा अपने ससुराल आ गई हूँ। आप लोग मेरा वेट मत करो, मैं कब का अपने घर पहुँच गई। अरे नालायक, तो कम से कम तुझे फ़ोन करके बताना तो चाहिए था। यहाँ हम चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे 1 सप्ताह के बाद। अच्छा चारू, उस साड़ी का काम तो हो गया होगा ना? प्लीज़ अब मेरी साड़ी और गहने वापस भिजवा दो ना। वो क्या है ना, मेरी चाची की लड़की की शादी है और मैं सोच रही हूँ वही साड़ी पहनकर शादी में चली जाऊँ। अच्छा ठीक है भाभी, भिजवा देती हूँ। उसी दिन शाम को चारू अपने देवर नीतीश के हाथों भाभी की साड़ी और कमरबंद वापस भिजवा देती है। अरे मम्मी जी, चारू ने जो सामान भिजवाया है उसमें साड़ी और कमरबंद तो है, लेकिन मेरा वो रानी हार नहीं है। कहीं नीतीश ने रास्ते में कहीं गिरा तो नहीं दिया? मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। चारू, तुमने जो सामान भिजवाया ना उसमें मेरा रानी हार तो है नहीं। अरे भाभी, वो रानी हार ना मैंने रख लिया है, वो मैं जब खुद आऊँगी ना तो साथ लेकर आऊँगी। आपको साड़ी की ज़रूरत थी ना, तो साड़ी पहनकर आप काम चला लो। अच्छा मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ, इतना कहकर चारू फ़ोन काट देती है। नीतू को चारू का व्यवहार कुछ अटपटा सा लग रहा था। अरे जब खुद को कपड़े और गहनों की ज़रूरत थी तब तो बहुत भाभी भाभी कर रही थी, और जब वापस लौट आने की बारी आई तो ठीक से बात भी नहीं कर रही, फ़ोन काट दिया। ये क्या बात हुई भला? खैर, इकलौती ननद को कुछ भी कहना मतलब सास की नज़र में खटकना, इसलिए फ़िलहाल तो नीतू कुछ नहीं कहती और अपने हार के वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 2 महीने का लंबा वक्त बीत जाता है, लेकिन ननद चारू तो हार वापस देने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन चारू अपने मायके आती है। अरे चारू, बहुत दिनों में आई इस बार, काफ़ी दिन लगा दिए तुमने। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीतू चारू के लिए चाय नाश्ता लगा देती है। कुछ देर बाद, अच्छा चारू, अब की बार तो मेरा हार लेकर आई हो ना?
तुमने कहा था जब तुम घर आओगी तो खुद मेरा हार लेकर आओगी। अरे भाभी, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है आपके अंदर। मैं आपका हार लेकर कहीं भागी जा रही हूँ क्या? ननद को आकर बैठे हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए, ये नहीं कि पहले ननद का हाल चाल पूछ ले। हार ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। और भाभी एक बात बताऊँ आपको, वो हार आप अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, मेरी मम्मी ने चढ़ाया था वो आपको। और कायदे से देखा जाए ना तो हार पर मेरा भी अधिकार है। आपको बहुत ज़्यादा हार की पड़ी है ना, जाओ वापस नहीं करती मैं आपका हार, अब वो मेरे पास ही रहेगा। अरे चारू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरा हार वापस नहीं करोगी? हैं? मैंने तुम्हें सिर्फ पहनने के लिए दिया था और अब देखो कैसे तेवर दिखा रही हो। माँ जी, आप देख रही हो ना। अरे उसका हार वापस क्यों नहीं कर देती? हैं? तूने पहनने के लिए लिया था, तेरा काम खत्म हो गया, अब उसका सामान वापस कर। मम्मी, आप ना ज़्यादा बहू वाली मत बनो। बहू को तो आपने 5 तोले का हार चढ़ा दिया, बेटी के लिए क्या किया? ऐसा है कि वो हार अब मेरे पास ही रहेगा, जिसको जो करना है ना कर लो। माँ बाप की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर अधिकार होता है। इतना कहकर चारू गुस्से में पांव पटकते हुए अपने ससुराल लौट जाती है। अरे बहू, तुझे पता है ना चारू थोड़ी गर्म दिमाग की है। इसका गुस्सा ठंडा होगा ना, तेरा हार खुद लाकर तुझे वापस कर देगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा हार कहीं नहीं जाने वाला। अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर। माँ जी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन चारू ने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने हार उसे देने से पहले एक पल भी नहीं सोचा, और अब जब वापस करने की बारी आई तो मुझे ऐसे रंग दिखा रही है। इस चारू की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। अरे सोना चांदी देखकर बावली हो गई है ये लड़की। मेरे संस्कारों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया इसने। 1 महीने तक चारू के हार लौटने का इंतजार करने के बाद आखिर में माँ वंदना अपनी बेटी को फोन मिलाती है। बहुत अच्छा किया तूने जो नीता का हार अपने पास ही रख लिया। अरे वो तो बहू सामने थी, इसलिए मुझे कहना ही पड़ा कि हार वापस कर दे, वरना मैं तो चाहती थी कि वो हार मैं उससे लेकर तुझे दे दूं। अरे मुझे क्या बुरा नहीं लगता, मेरी अपनी इकलौती बेटी इतने हल्के जेवर पहनकर घूम रही है, और ये बहू हमारे दिए जेवरों से जयपुर की महारानी बनी 4-4 हार गले में लटका कर घूमती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, अपने पास ही रखना हार को। मैंने बहू को समझा दिया है, वो कुछ नहीं कहेगी। सच माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो, तभी तो कहते हैं माँ जैसा दुनिया में और कोई नहीं होता। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, एक बात बता, वो हार ना काफ़ी भारी है, और इस समय ना बाजार की कीमत के अनुसार कम से कम 6 लाख रुपए का हार है वो। उसे संभाल के तो रखा है ना बैंक में, हैं? लॉकर है कि नहीं तेरा? नहीं मम्मी, बैंक में लॉकर तो नहीं है, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी अलमारी में रख रखी है। अरे यार सत्यानाश, 6 लाख के हार को तू अलमारी में रख कर बैठी है। अच्छा तू एक काम कर, अपने सारे गहने ना एक पोटली में बांध कर चुपचाप कल मेरे पास से लिया। मेरे पास बैंक में लॉकर है, तेरे सारे गहने सुरक्षित बैंक में रख देती हूँ, चोरी का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक कहती हूँ माँ, अगर मेरा सामान चोरी हो गया ना तो इस जन्म में तो मैं दोबारा बनवा ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं कल ही अपना सामान लेकर आपके पास आती हूँ, फिर हम दोनों चुपचाप बैंक में चलकर लॉकर में सारा सामान रखवा देंगे। अगले दिन चारू की माँ बिना किसी को कुछ बताए घर से निकलती है और चारू के साथ बैंक में पहुंचकर उसके सारे गहने अपने लॉकर में रखवा देती है। कुछ दिन बाद, माँ मुझे ना अपने देवर की शादी में जाना है, मैं सोच रही हूँ वहाँ पर वही भारी वाला रानी हार पहनूं। आप लॉकर से निकलवा लेना, मैं शाम को आकर ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, निकलवा दूंगी मैं शाम को। अरे मैं जल्दी से मेरा हार दे दो, मैं आधे घंटे के लिए बोल कर आई हूँ, ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। अरे कौन सा हार बेटा, किस हार की बात कर रही है तू? अरे माँ, मेरा हार जो मैंने आपके साथ जाकर लॉकर में रखवाया था। अपने सारे गहने मैंने आपके साथ चल के लॉकर में रखवाए थे, भूल गई क्या आप? अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? और मैं तेरे गहने अपने लॉकर में रखूंगी क्यों? जाकर अपने घर में ढूंढ, तेरी अलमारी में रखे होंगे, मेरे पास तेरे कोई गहने नहीं है। अरे माँ, ये कैसा खेल खेल रही हो मेरे साथ? मैंने खुद अपने हाथ से आपको अपने सारे गहने दिए थे, और आज सुबह मैंने फ़ोन भी तो किया था। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने माँ? अरे बेटा, अब मैं तेरे साथ मजाक करूंगी क्या? मेरी कोई मजाक करने की उम्र रह गई है? मेरे पास तेरा कोई हार नहीं है। जाकर अपने घर में ढूंढ, यहाँ पर अपना समय वेस्ट मत कर बेटा। माँ की बात सुनकर अब तो चारू को घबराहट होने लगती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। भाई तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने अपनी सास को बताया
कि मेरे गहने खो गए तो मेरी सास मुझे घर में भी घुसने नहीं देगी। अरे तुम्हारे घर में किस चीज़ की कमी है जो तुम्हारी निगाह मेरी थोड़े से गहनों पर है? देखो माँ, मुझे ना मेरे गहने वापस कर दो प्लीज़। अरे बेटा, अपने गहनों पर बात आई तो तेरी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं? अपनी भाभी का हार अपने पास रखते हुए इस बात का ख्याल नहीं आया था तुझे कि उसके दिल पर क्या बीती होगी? अब तेरे पापों की यही सजा है बेटा कि नीतू के साथ साथ तेरे सारे जेवर भी अब यहीं रहेंगे। अब तू जो बिगाड़ सकती है बिगाड़ ले। कैसे साबित करेगी कि तेरे गहने मेरे पास है? माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम कहो तो मैं यहाँ नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे गहने मुझे वापस कर दो। अरे माँ, मेरी शादी टूट जाएगी, तुम समझती क्यों नहीं हो? रो मत चारू, तुम मेरे लिए छोटी बहन की तरह हो और अपनी छोटी बहन समझकर ही मैंने तुम्हें अपना हार दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी अच्छाई का ऐसे बदला चुकाओगी। मुझे तुम्हारे किसी भी गहने से कोई सरोकार नहीं है। ले जाओ अपने गहने, लेकिन आगे से याद रखना कभी किसी के विश्वास का गलत फायदा मत उठाना। अपने गहने वापस पाकर चारू की जान में जान आ गई थी। उस दिन उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था कि पराई वस्तु पर नजर डालना पाप होता है। दिल्ली शहर में मिली अपनी माँ महिमा और पिता मदन के साथ रहा करती थी। मिली एक बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। वो जब भी मैट मूवी की गीत की बहुत बड़ी फैन थी और उसकी ही तरह शादी करना उसका सपना था। मम्मी, आपको मेरे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? आपकी बेटी 21 साल की हो गई है और आपको उसकी शादी की चिंता ही नहीं है। ये भगवान, ये लड़की और उसका शादी का ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन क्या? आपको मेरी शादी नहीं करानी है तो बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी कोई। सुन रहे हो आप अपनी राजकुमारी की बातें? हाँ सुन रहा हूँ, बहरा तो नहीं हूँ मैं। बाप बेटी बस हंसते रहते और मेरी जान खाते रहते। अरे मेरा मतलब वो सही तो कह रही है, अब उसके लिए लड़के देखना शुरू करो। अरे पर लड़की को थोड़ी शर्म हया होनी चाहिए। खुद ऐसी बात कौन सी लड़की करती है भला? अरे मम्मी, शर्म हया मैं ससुराल के लिए बचा कर रख रही हूँ। आप लोगों के लिए मुझसे शर्म नहीं होगी। हाँ। अच्छा बाबा, तेरे लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। मिली अपनी सहेलियों से मिलने के लिए तैयार होती है। रास्ते भर वो सोचती रहती कि आज अपनी शादी के बारे में कैसे कैसे बड़े बड़े सपने बताएगी। उसकी सहेलियां सुरीली, रानी और लीला भी उसे चिढ़ाने के मूड में थी। मिली पहुंचती है और बातें शुरू होती हैं। हाय, कैसे हो तुम लोग? हम तो बढ़िया है, तू बता। हाँ मिली, अब तो बता दो तुम्हारी शादी कब हो रही है? सुना है तुम पहले ही दुल्हन की ड्रेस भी खरीद चुकी हो। बस मजाक मत उड़ाओ। शादी होगी तो एकदम फिल्मी स्टाइल में होगी। मैं तो सोचती हूँ अपने हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाऊंगी। स्विट्जरलैंड? वाह, तुम तो बस फिल्म में हीरोइन ही बन जाओ। और क्या, मेरी शादी में तो मैं स्टार ही होंगी ना। और ससुराल की तो बात ही मत पूछो, एकदम रॉयल फैमिली जैसे लोग होंगे। बड़ी सी हवेली होगी, मैं आंगन में झूला झूलती होंगी। ओहो, लगता है मिली का ससुराल किसी राजा महाराजा का महल होगा। हाँ, और मेरे पतिदेव भी बहुत ही डैशिंग होंगे। हर फोटो में साथ खड़े होकर सोशल मीडिया पर स्टेटस डालूंगी। लोग तो बस जल भून कर राख हो जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं? हाँ बताना, हमसे परमिशन लेकर बताएगी क्या? मेरी शादी तय हो गई है। क्या? इतनी जल्दी? तुमने बताया भी नहीं? तो अब बता रही हूँ ना। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस रानी। वैसे मिली, तुझे पता है रानी के ससुराल में 3 बड़ी गाड़ियां हैं, घर में स्विमिंग पूल है और उसकी सास उसे डार्लिंग बहू कहकर बुलाती है। हाँ, ज्यादा मुझे चिढ़ाने की कोशिश मत करो। तुझे कुछ पता तक नहीं है उसके ससुराल के बारे में और बातें बना रही है, चुड़ैल कहीं की। तू चुड़ैल? अरे तो तू डायन। अरे बस करो, क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो? शादी की उम्र हो गई है और हरकतें देखो इनकी। बिल्कुल सच कहा, अगर तुम लोगों को भी शादी करनी है तो थोड़ा मैच्योर हो जाओ। अरे मैं मैच्योर ही हूँ, ये सुरीली पागलों वाली बात करती है। कुछ दिन बीतते हैं और मिली का रिश्ता उत्तम नाम के लड़के से तय हो जाता है। जब वो रानी की शादी में जाती है तो वहाँ उन लोगों को बताती है। अरे सुनो ना, एक खुशखबरी है, मेरी शादी तय हो गई है। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी शादी तय हो गई है। ए लीला की बच्ची, मैंने पहले बताया ना, तो तू मेरी लाइमलाइट छीनने की कोशिश मत कर। हाँ। ओ हेलो मिस मिली, यहाँ मेरी शादी हो रही है। अपनी शादी की बात करके तुम दोनों मेरी लाइमलाइट छीन रही हो, समझी? मुंह बंद कर लो। सॉरी, तुम लोग ना बाद में मिला तब सब बताऊंगी।
अगले दिन फिर सब सहेलियां मिलती हैं और अब बारी होती है मिली की लंबी लंबी फेंकने की। अरे तुम लोग मेरे ससुराल की बात सुनो, एकदम सपनों की दुनिया जैसी है। मेरे पति ना एकदम राजकुमार लगते हैं और ससुराल वाले पूछो मत, सब मुझे राजरानी बहू कहकर बुलाते हैं। वाह, फिर तो तुम्हें उड़ाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भी मिलेगा ना। प्लेन नहीं, प्लेन से बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास। और मेरे पति साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, करोड़ों कमाते हैं। ओहो, क्या कह रही है, सच में? बिल्कुल, और उनके पास ना शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगला भी है। बस करो मिली, तुम्हारे सपनों का ससुराल तो हमसे संभलेगा भी नहीं। सब देखना, शादी के बाद मैं बिल्कुल हीरोइन की तरह रहूंगी। मिली की बातें सुनकर सब हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिली को सचमुच ऐसा रिश्ता मिल सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार मिली की शादी का दिन आ जाता है। वो बेहद खुश थी, उसे अपना सपना पूरा होता दिखाई देता है। शादी के बाद विदाई का समय आता है और वो अपने माता पिता को गले लगकर रोते हुए शुक्रिया अदा करती है। मम्मी पापा, आपने मेरी शादी करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पगली, अभी मत कह, अभी तो तेरी असली शादी शुरू भी नहीं हुई है। हाँ बेटा, अब देखना ससुराल में कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे। पापा डराइए मत, मैं तो राज करूंगी वहां पर भी। हाँ, बस यही सपना लेकर जा रही है हमारी रानी बेटी, अब संभल कर रहना। हाँ। विदाई के बाद मिली अपने ससुराल पहुंचती है। उसका घूंघट नीचे होता है जिससे वो घर की ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पाती और सीधे कमरे में चली जाती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी शादी आपसे हुई, सच में। मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मिली। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सच में वैसी ही हैं जैसे मैंने अपनी सहेलियों से कह रखा है? तुमने उनसे क्या कह रखा है ये तो तुम ही जानो। मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ। अच्छा, मुझे ना प्यास लगी है, पानी मिल सकता है क्या? उत्तम उसे एक गिलास पानी लाकर देता है, लेकिन पानी ठंडा नहीं होता। मिली को थोड़ी हैरानी होती है, पर वो चुपचाप पानी पी लेती है। वो थकावट के चलते सो जाती है। अगले दिन वो जागती है, तब उसे असलियत समझ में आने लगती है। ये तो बहुत छोटा घर है, मुझे लगा आप लोग बंगले में रहते हैं। बंगला? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, हमारा तो छोटा सा घर है। अच्छा, और आपका काम? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर? हाँ, हम साधारण लोग हैं, बस जो है उसमें खुश रहते हैं। मिली को उसकी पहले की सारी बातें याद आने लगती है जो उसने अपनी सहेलियों के सामने बढ़ा चढ़ा कर कही थी। तभी उसकी सास प्रेमलता, ससुर रामदास, देवर प्रेम और ननद गौरी कमरे में आते हैं। अरे बहू, कैसी हो? कल तो बहुत थक गई होगी ना? जी बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी। यहाँ हमारे साथ तुम बहुत खुश रहोगी बेटा, घर की रौनक तुमसे ही तो होगी। भाभी जल्दी से तैयार हो जा, मैं आपको घर दिखाती हूँ। हाँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। मिली को घर का माहौल बहुत सरल और सादा लगता है। वो सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात करती है, पर अंदर ही अंदर उदास होती है। शाम को वो अपने पति से बाहर घूमने जाने की बात करती है। चलिए ना, बाहर कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। थोड़ी देर बाद मिली जब घर से बाहर निकलती है तो उसे कहीं कोई गाड़ी नहीं दिखती। अरे आपकी कार कहाँ है? कार? हमारे पास कोई कार नहीं है। अच्छा, तो बाइक होगी। अरे बाइक भी नहीं है, हम पैदल ही चलते हैं या फिर रिक्शा कर ले। ठीक है, पैदल ही चलते हैं। मिली का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने मन को समझा कर चल देती है। उसकी आंखों में दर्द था, पर वो चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। अगले दिन मिली अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका देवर प्रेम और ननद गौरी वहाँ आते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। भाभी, अब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अजीब? अरे भाभी, हम भी तो आपके साथ हैं। अब देखिए, धीरे धीरे सब ठीक लगेगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एसी भी नहीं है और कार भी नहीं है। अरे भाभी, हम लोग अमीर तो नहीं है, पर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी प्यारी भाभी हो। हाँ भाभी, हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, शुक्रिया आप दोनों का। मिली मुस्कुरा देती है, लेकिन दिल ही दिल में उदास होती है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी बातें कह डालती है। मम्मी, आपने मेरी कैसी जगह शादी कर दी? मैंने आप पर भरोसा किया था कि आप मेरी शादी किसी बड़े घराने में कराएंगे, लेकिन आपने मुझे गरीबों में बसा दिया। देख मिली, ये सपने देखने छोड़ दे और असल ज़िंदगी में आ जा। हमने तेरी शादी वहाँ इसलिए करवाई क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं।
आजकल के ज़माने में इतना सादा और सीधा ससुराल मिलना मुश्किल है। पर मम्मी मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे एक आलीशान जिंदगी चाहिए थी। मिली, खुशी बड़े घर में नहीं अच्छे लोगों के बीच मिलती है। ये बात जितनी जल्दी समझ लेगी उतना अच्छा है। रहने दीजिए आप, समझ गई मैं। मिली फ़ोन काट देती है और नाराज़गी में कमरे में बैठी रहती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। उसकी सहेली रानी का कॉल था। रानी उससे उसके ससुराल का हालचाल पूछती है, पर मिली असलियत बताने में हिचकिचाती है। अरे मिली, कैसी चल रही है नवविवाहित जिंदगी? ससुराल में राज कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ रानी, यहाँ तो सब कुछ शानदार है। ससुराल में ना सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बड़ा सा बंगला है, एसी है, सब कुछ है। वाह, सच में मज़ा आ गया सुनकर। और कार है ना? अरे हाँ, मेरी तो अपनी कार है, ड्राइवर भी। अब बस हर वक्त कहीं भी आने जाने में ना कोई परेशानी नहीं होती। बाहर से उसकी सास प्रेमलता ये सब सुन लेती है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिली सब्जी लेने बाजार जाती है, जहाँ उसकी पुरानी सहेली लीला उसे अपनी कार से देख लेती है। लीला उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। अरे मिली, यहाँ इस बाजार में पैदल क्यों घूम रही है? तेरी कार कहाँ है? अब कार ना थोड़ी खराब हो गई थी, मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया। मेरा क्या है, सब्जी ले लूँगी फिर टैक्सी से चली जाऊँगी। अरे वाह, चल फिर मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ, इसी बहाने तेरा ससुराल भी देख लूँगी। अब नहीं, वो हमारे यहाँ ना बिना बताए मेहमानों का आना अच्छा नहीं माना जाता। तुम किसी दिन बता कर आना ना। अच्छा चल ठीक है। वैसे मुझे तेरी ये नवाबी शान देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, नवाबी शान ही समझ ले। मिली लीला को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर छलकने लगता है। मिली के दिन यूं ही कट रहे थे कि एक दिन उसके पास एक कॉल आती। उसकी तीनों सहेलियां कॉन्फ्रेंस पर होती हैं। अरे मिली, कल तेरा बर्थडे है ना, हमें भी तो इनवाइट कर दे। ओह हाँ, कल तो मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। बड़ी बात है, हमें भूल सकती है तू, लेकिन तेरा बर्थडे कैसे भूल सकती है? अरे सच कहूँ तो अभी नहीं पता तुम लोगों को बुला सकती हूँ कि नहीं। मुझे ना अपने हस्बैंड से पूछना होगा। दरअसल मुझे लग रहा है कि वो बर्थडे के लिए मुझे दुबई लेकर जा रहे हैं। वाकई? वाह भी वाह, तू तो विदेश जा रही है। चलो फिर हम फिर कभी मिल लेंगे। बर्थडे का मज़ा ले और वापस आकर सब बताना। हाँ हाँ पक्का, चलो बाय। मिली फ़ोन रखती है, लेकिन उसकी ये बातें उसके ससुराल वालों ने सुन ली थी। प्रेमलता कहती है, अरे वाह मिली, कल तुम्हारा जन्मदिन है, हमें तो बताया ही नहीं। अब तो पार्टी होगी भाई। हाँ हाँ, जो भी आप लोगों को करना है कर लीजिए। कौन सा 5 स्टार होटल में होगा कुछ? होटल का तो पता नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन अच्छा ज़रूर होगा। अगले दिन ससुराल वाले मिली का जन्मदिन मनाते हैं। उसके माता पिता को भी बुलाया जाता है। सभी उसे अपने हाथों से केक खिलाते हैं और छोटी छोटी गिफ्ट्स भी देते हैं। भाभी, ये केक खास आपके लिए लाया है। और ये हमारा छोटा सा गिफ्ट आपकी मुस्कान के लिए। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर ही अंदर उसे अच्छा लगता है कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, लेकिन सहेलियों का ख्याल आते ही वो थोड़ी उदास हो जाती है। बेटा, हम तुझे 5 स्टार होटल में पार्टी या बड़े बड़े गिफ्ट तो नहीं दे सकते, पर दिल से प्यार ज़रूर दे सकते हैं। जी धन्यवाद पापा जी। उसके बाद रानी उसे अपने घर बुलाती है। मिली रानी के घर पहुंचती है और वहां चारों ओर नौकर चाकर और कारों की लंबी लाइन देखकर वो अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगती है। लेकिन घर के अंदर पहुंचने पर उसे कुछ और ही देखने को मिलता है। अरे देखो तो, कहाँ से उठा कर ले आए इसे? गरीबों के घर से तो आई है, वही तौर तरीके लाएगी ना अपने साथ। सॉरी मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी सब ठीक से सीखने की। सीखना तो पड़ेगा, वरना क्या नाक कटवाने का इरादा लेकर आई है? रानी, ये तुझे ऐसे क्यों बोल रही है? अरे छोड़ना मिली, इस घर में सब चीज़ें तो हैं, बस थोड़ी इज्जत कम है। रानी, मुझे लगा इतने बड़े घर में सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ है पर प्यार और सम्मान नहीं। कभी कभी लगता है इस अमीरी में सब खो गया है। मिली रानी से मिलकर वापस लौट जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी अमीरी में बिना इज्जत के जीना कैसा होता होगा। मिली रानी के घर से निकलकर सीधे लीला के घर जाती है। लीला का घर भी बेहद आलीशान और बड़ा था। जैसे ही मिली वहां पहुंची तो उसने देखा कि लीला का पति एक लड़की को छुपाकर चुपके से बाहर निकल रहा है। अंदर जाकर मिली लीला को ये बात बताती है।
हे भगवान लीला, ये क्या देख लिया मैंने? लीला तेरा पति, वो लड़की, ये सब क्या हो रहा है? अरे मिली, तू बस छोड़ ना, ये सब चलता रहता है। चलता रहता है? लीला तू जानती है तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। मुझे पता है मिली, इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? हमारी अरेंज्ड मैरिज हुई है, इन्हें ये शादी करनी ही नहीं थी, पर मजबूरी में हो गई। अब मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? क्या मतलब कैसे जाऊं लीला? तेरी भी तो कोई इज्जत है। इतना बड़ा घर, इतनी अमीरी किस काम की जब पति की वफादारी ही नहीं? मिली समझा कर, ये अमीर लोग हैं, इनकी इज्जत, इनका स्टेटस। मैं मायके जाकर अपने माँ बाप को और परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने इतने सपने संजोए थे मेरी शादी के लिए। ओ लीला, मुझे माफ कर, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी तकलीफ में है। पर मिली, किसी को बताना मत, मैं जानती हूँ तू समझदार है। हाँ हाँ, तू बेफिक्र रह। मिली का दिल भारी हो जाता है। वो चुपचाप लीला के घर से लौटा। घर पहुंचते ही उसकी सास प्रेमलता बड़ी ममता से उसे अपने पास बिठा लेती है। अरे मेरी बच्ची, तू इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? चल बैठ, आज तेरी पसंद की चाय बनाई है मैंने। थैंक यू मम्मी जी, आप सच में मेरी बहुत परवाह करती हैं। अरे रो क्यों रही है? तू मेरी बेटी जैसी तो है, परवाह तो होगी। मिली सोच में डूब जाती है कि उसका ससुराल कितना अलग और प्यार भरा है, जहाँ उसे सच्चा अपनापन मिला है। उसी शाम अचानक मिली सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके सिर में काफ़ी चोट आती है। तुरंत उसका पति उत्तम उसका इलाज करवाता है और सब लोग उसकी देखभाल में जुट जाते हैं। उत्तम पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता है। मिली, अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम ठीक तो हो ना? देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम पूरी रात मेरे पास बैठे रहे? हाँ, नहीं तो क्या, तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और इस परिवार को गलत समझा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ इतना प्यार मिलेगा। अब ये सब मत सोचो, आराम करो। अगले दिन मिली के माता पिता के साथ उसकी सहेलियाँ उसे देखने उसके ससुराल आती हैं। ओ मिली, तू बड़ी बड़ी बातें करती थी, ये कैसा ससुराल है तेरा? अरे ये कैसी जिंदगी है? तू तो हमेशा आलीशान किस्से सुनाती थी। हाँ, मेरा ससुराल भले ही साधारण हो, पर कम से कम मेरा पति मुझसे सच्चा प्यार करता है। और मेरी सास, वो तो मेरी माँ जैसी है। मैं यहाँ खुश हूँ। तुम लोगों को दिक्कत हो तो यहाँ से चली जाओ। सॉरी मिली, हम तो मजाक कर रहे थे। तू खुश है तो हम भी खुश हैं। हाँ, मैं खुश हूँ। आखिर जिंदगी की असली खुशियाँ रिश्तों से होती हैं, दौलत से नहीं। शायद तू सही कह रही है मिली, हमने रिश्तों की अहमियत समझने में भूल कर दी। और मैंने भी ये सीख लिया कि जो हमारे पास है उसे सहेजना और अपनाना सबसे बड़ी दौलत है। सहेलियाँ चुप हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि असली कीमत रिश्तों और प्यार की होती है, ना कि दौलत की। उस दिन के बाद से मिली अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। दमयंती देवी की 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी उम्र में बेटे विनय से 8 साल बड़ी है और उसकी शादी भी हो चुकी है। विनय माता पिता का खूब लाडला था। ये इकलौते बेटे जितने लाडले होते हैं ना, उनकी शादी से माता पिता के अरमान भी उतनी ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। विनय अभी 20 साल का ही था, तभी से दमयंती देवी बेटे के लिए बहू लाने के सपने बुनने लगी थी। अरे दमयंती, ये 2 मंजिला मकान क्यों बनवा रही है? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है तेरा? एक ही तो बेटा है, नीचे के 4 कमरे ही बहुत है तुम्हारे लिए। अरे अलका बहन, आज तो सिर्फ बेटा है, कल को बहू भी तो आएगी, और जब बहू आएगी तो उसे भी तो रहने के लिए कमरों की जरूरत होगी। इसीलिए भाई हम तो पहले ही बहू के लिए ऊपर 2 कमरे बनवा रहे हैं, ताकि कल को बहू को ये ना लगे कि सासू माँ ने उसकी प्राइवेसी का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कमाल करती हो दमयंती बहन, अभी तो तुम्हारा बेटा बस 20 साल का है, अभी से शादी कर दोगी क्या उसकी? क्यों भाई, आज नहीं तो कल बहू को तो आना ही है। हमारा बस चले तो हम सच में कल ही ले आए अपने विनय के लिए दुल्हन, लेकिन कुछ काम समय से ही पूरे होते हैं। अभी तो मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी करने लगे, उसके बाद मैं तो एक दिन भी वेस्ट नहीं करने वाली, फटाफट बहू लेकर आऊंगी। सालों से तरस रही हूं कि घर में बहू आए, थोड़ी चहल पहल हो, रौनक हो, मुझे भी कोई साथी मिले, वरना ये दोनों बाप बेटे तो यूनिटी बनाकर बैठ जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। दमयंती बहन, ज्यादा उम्मीद ना पालो। जमाना देख रही हो ना कितनी तेजी से बदल रहा है। आजकल की बहुएं सासों का मुंह देखने को भी तैयार नहीं है,
और तुम उसके साथ मिलकर अपना सुख दुख बांटने की बात कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि हर सास अच्छी नहीं होती, वैसे ही हर बहू खराब नहीं होती। भगवान ने चाहा तो मुझे अपनी पसंद की बहू मिल ही जाएगी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था और जल्द ही 20 साल का विनय 25 साल का नव युवक बन गया था। जब से विनय की नौकरी सरकारी बैंक में लगी थी, दमयंती के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुनते हो जी, बस बहुत इंतजार कर लिया मैंने इस घर में बहू के आने का। अब मैं आप दोनों बाप बेटे की एक भी बात नहीं सुनने वाली। अब बस मुझे बहू लेकर आनी है। मम्मी ये क्या बात होती है? आधी जिंदगी पढ़ाई में निकल गई, अब नौकरी लगी है, कुछ दिन तो मुझे अपनी कमाई का मजा ले लेने दो। क्या मैं क्या तेरी शादी 5 साल की छोटी बच्ची से करवाने वाली हूँ जो यहाँ पर आकर तेरा जीना मुश्किल कर देगी? अरे बेटा, तेरी शादी होगी, तेरी जिंदगी में एक जीवन साथी आएगा। किसने रोका है तुझे अपनी कमाई का मजा लेने से? और बेटा एक बात याद रखना, जीवन साथी के साथ जीवन जीने का मजा ही कुछ और होता है। मां की जिद के आगे बेटे विनय की एक ना चली और जल्द ही विनय के लिए एक के बाद एक लड़कियां देखने का सिलसिला शुरू हो गया। कई सारी लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद फाइनली विनय को एक लड़की की फोटो पसंद आती है जिसका नाम था सिया। शनिवार की शाम दमयंती अपने पूरे परिवार के साथ सिया को देखने के लिए उसके घर पहुंच चुकी थी। सिया बेटा, घूमना फिरना पसंद है आपको? भाई मेरे बेटे को तो घूमने का बड़ा शौक है। आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं टूर पर जाने के लिए मना करूंगी। विनय जी की खुशी के लिए मैं उनका साथ जरूर दूंगी। बस बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर थोड़े से एडजस्ट करके चलो ना, तो जिंदगी सुकून से बीत जाती है। हमें तो बहन जी ये रिश्ता पसंद है। आप लोग भी सोच लीजिए, फिर आराम से फोन करके बताइएगा। जल्दी ही सिया की तरफ से भी हाँ का जवाब आ जाता है और फिर सिया और विनय की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद विनय बेटा, क्या बात है, देख रहे हूँ बहू का चेहरा हमेशा कुछ मुरझाया सा रहता है। कुछ परेशानी है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं माँ, ऐसे तो कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में तो सब ठीक चल रहा है आपके आशीर्वाद से। बेटा, तुझे नहीं लगता कि बहू के चेहरे पर वो खुशी, वो चमक नहीं दिखाई देती जो नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए? आप क्यों चिंता करती हो माँ, अभी नई शादी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे यहाँ एडजस्ट होने में। हो सकता है अपने घर की याद आ रही है, आप बिना बात ही चिंता कर रही हैं। नहीं बेटा, मैं उन सासों में से नहीं हूँ कि बहू को ससुराल लाने के बाद उनके हाल पर छोड़कर अपने घमंड में चूर हो जाए। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही वो मेरी बहू है। अगर मेरा फर्ज तेरे प्रति है तो उसके लिए भी तो मेरा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तू एक बार उससे पूछ कर देख, हो सकता है तुझे अपने मन की बात बता दे। ठीक है मम्मी, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे पूछना चाहिए तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सिया, क्या बात है, तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे यहाँ पर किसी बात की तकलीफ नहीं है। तो फिर तुम्हारा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ सा क्यों नजर आता है? माँ भी कह रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर नई नवेली दुल्हन वाली चमक नहीं दिखाई देती। वो क्या है ना, मुझे इस रूम में अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि यहाँ के हिसाब से ढल जाऊं, लेकिन दिमाग है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं अपना कमरा छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। अब जानते हो विनय, मुझे अपने कमरे से इतना अटैचमेंट था ना कि उसे छोड़कर मेरा कहीं जाने को दिल ही नहीं करता था। मैं समझ सकता हूँ, आसान नहीं होता अपना घर छोड़कर एक नए घर में आकर उसे रातों रात अपना मान लेना। कोई बात नहीं, तुम्हें समय चाहिए, तुम ले सकती हो, टेक योर टाइम, जल्दबाजी जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो जरूर बताना। ठीक है विनय, अगर ऐसा कुछ होगा तो बताऊंगी। 3 दिन बाद। विनय, आप उस दिन कह रहे थे ना मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप कुछ करना चाहते हो। अगर वाकई आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या मैं अपने रूम को वैसे रिनोवेट कर सकती हूँ जैसा मेरा मायके में था? ऐसा करने से मुझे बार बार अपने मायके की याद नहीं आएगी, मुझे घर जैसी फीलिंग आएगी, तो मन भी इस घर को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं मम्मी से एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। मम्मी, ऐसा नहीं है कि सिया को हमारे यहाँ के इंटीरियर से या बाकी चीजों से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, अभी उसे हर छोटी बड़ी बात पर अपने मायके की याद आती है। और आपको पता है वो अपने कमरे से कुछ ज्यादा ही अटैच थी। उसके कमरे की दीवारें, डेकोरेशन, पर्दे, सब कुछ उसकी पसंद का था, और यहाँ सब कुछ एकदम से बदल गया।
इसलिए एडजस्ट करने में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो चाहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो वो यहां पर भी अपने मायके की तरफ पर्दे, दीवारें, डेकोरेशन वगैरह चेंज कर ले। अरे बेटा, उसका कमरा उसी का कमरा है, उसे वो जैसे मन करे वैसे सजा ले, हमें उससे क्या एतराज हो सकता है भला। और बेटा, होता है, अपने घर की ना आदत हो जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दिमाग अपने घर को ही ढूंढता रहता है। सास की तरफ से परमिशन मिलते ही सिया ने अपने कमरे के पर्दे, दीवारों का रंग, साज, सजावट सब बदलवाकर बिल्कुल अपने मायके जैसा करवा दिया था। एक बार सिया को मनमानी करने का अवसर क्या मिला, हम तो उसकी झिझक ही खत्म हो गई थी। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनेगा? बेटा, नाश्ते में तो तुम्हारे पापा जी कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, तुम ऐसा करो पोहे बना लो। क्या माँ जी, नाश्ते में पोहा कौन खाता है? आपको पता है मेरे मायके में तो नाश्ते में रोज पराठे ही बनते थे, टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पराठे, खा के ना मूड बढ़िया हो जाता है। सास की तरफ से परमिशन मिलते ही सिया ने अपने कमरे के पर्दे, दीवारों का रंग, साज, सजावट सब बदलवाकर बिल्कुल अपने मायके जैसा करवा दिया था। नाश्ता ही तो करना है, जैसे पोहे से करते थे वैसे पराठे से कर लिया करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है बेटा। तुझे पराठे खाने की आदत है ना, तो पराठे ही बना लिया कर। ठीक है माँ जी। एक बात बताइए, आपने कभी सोचा नहीं कि अब आपको नया गैस चूल्हा ले लेना चाहिए? देखिए ना, आजकल कौन ऐसा स्टील वाला गैस चूल्हा इस्तेमाल करता है? आपको पता है मेरे मायके में तो 4 चूल्हे वाला इतना खूबसूरत सा ग्लास वाला गैस चूल्हा है, शीशे की तरह चमकता है, किचन की क्लास ही चेंज हो जाती है। मैं हमारे किचन के लिए भी ले आऊं? आपको पता है मैं किचन में आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं कहाँ आ गई, वो घर वाली फीलिंग ही नहीं आती स्टील के चूल्हे पर मुझे। बेटा, अगर तुझे 4 चूल्हे वाले गैस पर काम करने की आदत है तो कोई बात नहीं, वही मंगवा ले। इस वाले चूल्हे को उठवाकर स्टोर रूम में रख दूंगी। ठीक है, मैं बोल देती हूँ विनय से, शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी आएंगे, फिर हम लोग साथ में जाकर खरीदारी कर लेंगे। हालांकि सास दमयंती ने सिया को सिर्फ उसके कमरे को उसकी पसंद के अनुसार बदलने की परमिशन दी थी, लेकिन सिया तो जैसे अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मी जी, कैसे सोफे रखे हुए हैं हमारे हॉल में, जरा सा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता उनके ऊपर बैठकर। आपको पता है मुझे खाली टाइम में बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती। उसके लिए ना एकदम कंफर्टेबल सा सोफा होना चाहिए, और उस पर बैठकर कॉफी पीते हुए बुक पढ़ो, उसका मजा ही कुछ और होता है। हाँ तो बेटा, तू पढ़ लिया करना सोफे पर बैठकर, किसने रोका है? वही तो कर रही हूँ ना मम्मी जी। ये सोफा कंफर्टेबल तो किसी एंगल से नहीं है, इस पर तो 10 मिनट बैठने के बाद मूड खराब हो जाता है। आपने मेरे मायके के सोफे देखे, कितने बढ़िया कंफर्टेबल, 1 घंटा भी बैठ जाओ तब भी कहीं से भी बॉडी पेन नहीं होता। इस सोफे पर बैठकर बिल्कुल भी घर वाली फीलिंग नहीं आती। नहीं बेटा, वैसे तो हमारे सोफे में अभी कोई खराबी नहीं है, हम तो इतने सालों से इसी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। अभी तुम्हें आदत नहीं है ना इस घर की चीजों की, इसीलिए तुम्हें थोड़ा अटपटा लग रहा है। वही तो मम्मी जी, मैं विनय से कहकर चेंज करवा देती हूँ। ये सोफा दिमाग में बार बार मेरे मायके वाला सोफा आने लगता है, और उसका रीजन यही है कि यहाँ के हॉल का लुक मेरी आंखों में सेट ही नहीं हो पा रहा है। ससुराल में अगर अपने घर वाली फीलिंग ना आए तो सुकून और मेंटल पीस कहाँ मिलेगा? हाँ, ठीक है ना मैंने माँ जी? हमने तो शुरू से ही कहा बेटा कि ससुराल को तू ससुराल मत समझ, अपना मायका ही समझना। जैसे तू अपने मायके में रहती थी यहाँ भी वैसे ही रह बेटा, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुझे कंफर्टेबल फील हो उसके लिए मैंने तुझे पूरी छूट दे रखी है। तुझे जो पहनना हो पहन, जैसे रहना हो वैसे रह। ससुराल कोई जेल थोड़ी ना होता है कि बहू को घर वाली फीलिंग ना आए। बहू को कंफर्टेबल फील कराने के लिए दमयंती और उसके पति ने उसे किसी तरह के बंधन में नहीं रख रखा था। मायके की तरह उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने की पूरी आजादी दे रखी थी। बेटा, पल्लवी आ रही है आज, पूरे 6 महीने बाद मायके आ रही है मेरी बेटी। आज बड़ी खुश हूं मैं। 2 दिन बाद पल्लवी घर आ गई थी, लेकिन सिया को जैसे ननद के घर आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो पहले की तरह 9 बजे तक अपने कमरे से सज सवर कर निकलती, सास के हाथ का बनाया हुआ चाय नाश्ता करने के बाद छोटे मोटे काम निपटाती और फिर अपने मैगजीन के पन्ने पलटने लगती। 2 दिन बाद, मम्मी जी मैं अपने मायके होकर आती हूँ, मम्मी की बहुत याद आ रही है। लेकिन बेटा, यहाँ पल्लवी आई हुई है, तुम कैसे जाओगे? हमने तो फैमिली ट्रिप प्लान किया है ना। या पल्लवी दीदी के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करिए ना मम्मी जी, बल्कि आप लोग हो आइए ना ट्रिप पर। बड़ी अजीब बात है, बहू को अपनी ननद के साथ बैठना, समय बिताना, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। जाने दो, कोई बात नहीं।
सिया मायके चली गई थी और जब तक वो मायके से लौटी उसकी ननद वहां से जा चुकी थी। सिया बेटा, आज तो कमर में बड़ा दर्द है, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगता है थोड़ा बुखार भी है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। सिया चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई और टीवी पर प्रोग्राम देखने लगी। ना तो उसने सास से खाने के बारे में पूछा, ना ही दवाइयां लेने के लिए कहा। एक बार सास के कमरे में जाकर वो उनका हाल चाल तक नहीं लेकर आई। बहू को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता, इस घर में रहने वाले लोगों से इसका मन अभी जुड़ा ही नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, हमने तो बहू को बेटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सब कहने की बातें हैं। बहू ने ससुराल को अपने घर जैसा जरूर बना लिया है, लेकिन ससुराल में रहने वाले लोगों को अपना नहीं समझा। एक दिन रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, तभी सिया की माँ का फोन दमयंती के पास आता है। सिया का फोन नहीं लग रहा, अब जरा उससे बात करवा देंगी? बहन जी वो तो घर में है नहीं, वो दरअसल अपनी सहेलियों से मिलने के लिए गई थी, अभी तक लौट के आई नहीं। क्या कहा आपने? रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं लौटी? अभी 3 दिन पहले भी तो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी ना वो? हाँ बहन जी, बच्ची है, गई होगी अपनी सहेलियों से मिलने। और दामाद जी वो भी साथ में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो ऑफिशियल टूर पर शहर से बाहर गया हुआ है। बिल्कुल हद कर रखी है इस लड़की ने। दामाद जी शहर में नहीं है और इतनी रात तक पता नहीं कहाँ घूम रही है अपनी सहेलियों के साथ। ससुराल में रहने के कोई नियम कानून होते हैं कि नहीं? आप कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अगर अभी मायके में होती ना तो कान खींचकर सीधा कर देती मैं उसे। आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ उसकी हिम्मत नहीं थी 7 बजे के बाद घर से बाहर घूमने की। हमने टाइम लिमिट दे रखी थी, चाहे जहां भी रहो 7 बजे तक अपने घर में लौट कर आना है। और आपने उसे इतनी छूट दे रखी है कि 9-9 बजे तक फोन ऑफ करके घर से बाहर घूम रही, और फोन करके घर में एक बार बताया तक नहीं कि वो कब लौटेगी। बहन जी अब मैं तो सास हूँ, अब मैं उसे रोकूंगी टोकूंगी तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि सास तानाशाही चला रही है। ऐसे कैसे सोच लिया बहन जी आपने? अगर सिया ससुराल को मायका बना सकती है तो मायके में तो माँ ही मिलती है ना। माँ तो कान खींचकर टोकेगी भी और गलती करने पर 2 थप्पड़ भी लगाएगी, ऐसी होती है ना माँ। आपने भी तो अपने बेटे को ऐसे ही बड़ा किया होगा। अगर आप बहू के लिए ससुराल को मायका बना सकती हैं तो आपको अब सख्त मिजाज की माँ बनना पड़ेगा, वरना ये बिगड़ेल बच्चे हाथ से निकल जाएंगे आपके। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगले दिन सुबह 7 बजे। सिया बेटा उठो, सुबह हो गई है, ये कोई समय है सोने का? समय से उठकर नहा धोकर बाहर आओ। सिया को सास का ऐसे उसे सुबह उठने के लिए कहना थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी सास के जगाने पर सिया नहा धोकर कुछ देर में हॉल में आती है। चाय बन गई क्या? मेरी चाय रखी है ना आपने? नहीं, मैंने चाय नहीं बनाई, आज से चाय तुम बनाओगी। जीवन भर माँ ही बनाकर खिलाती रहेगी तो तुम कब सीखोगी बेटा? बस बहुत कर लिया मैंने अब सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाना, अब तुम बनाओगी। और जो काम तुम्हें नहीं आता उसे सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाएगी तो और कौन सिखाएगा? ठीक कहा ना बेटा? कुछ देर बाद जब सिया का पति नाश्ते के लिए आता है तब सिया उससे कहती है, देख रहे हो आप, आ गई तुम्हारी मम्मी अपने सास वाले अवतार में। आज तो सवेरे सवेरे 7 बजे उठा दिया उन्होंने मुझे। अभी तक तो चाय नाश्ता बना बनाया मिल जाता था मुझे, लेकिन आज माँ जी ने दिखा दिया कि ससुराल में खुद ही सब करना पड़ता है, वरना कोई 1 गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। एक बात बताओ सिया, तुम्हारे मायके में क्या सारा काम मम्मी जी ही करती थी? तुम उनकी किसी काम में मदद नहीं करती थी क्या? मम्मी जी से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि वो तो सुबह 6:30 बजे ही सबको बिस्तर से उठाकर बिठा देती है। सुबह का चाय नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, और यहाँ तुम 9 से पहले सोकर उठती ही नहीं हो। मेरी माँ तुम्हें सास बनकर नहीं दिखा रही है, बल्कि वो तो माँ की तरह तुम्हें सही ढंग से रहना सिखा रही है। तुम्हें ही तो मायके जैसा ससुराल चाहिए था ना। मायके में माँ भी तो होती है जो गलती करने पर डांट लगाए और उसे सुधारने के लिए सही तरीका भी बताए। अगले दिन, माँ जी मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही थी, रात को लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा सहेली से मिलने जाना है तो बिल्कुल जाओ, लेकिन 7 बजे से पहले घर आ जाना। देर रात तक घर से बाहर घूमने की परमिशन ना मैंने अपनी पल्लवी को दी थी और ना मैं तुम्हें दूंगी। मम्मी मेरी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा उतर गया है। गलत फहमी थी मेरी कि मेरा ससुराल बिल्कुल मेरे मायके जैसा है। अरे शादी को 3 महीने पूरे हुए नहीं, मेरी सास ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरा टाइम टेबल बना दिया है उन्होंने। कभी बेडशीट बदलवाती है, कभी डस्टिंग कराती है, सहेलियों से मिलने तक जाने नहीं देती।
मैंने गलती कर दी मम्मा इस घर में शादी करके। बहन जी जो कर रही है ना बिल्कुल ठीक कर रही है, बल्कि उनकी जगह अगर मैं होती तो पता नहीं तेरा क्या करती। याद है ना मैं कैसे तेरे कान पकड़कर तुझसे तेरे कमरे की सफाई करवाती थी। मम्मी कहीं ये सारी टिप्स आपने तो नहीं दी मेरी सासू माँ को? बिल्कुल सही समझा बेटा, मैंने ही तेरी सासू माँ को एहसास दिलाया कि जब तू ससुराल को मायका बना सकती है तो वो सास का चोला पहनकर कब तक बैठी रहेंगी। उन्हें भी तो तेरी माँ बनकर कान खींचकर सुधारना चाहिए ना तुम्हें। बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। माँ, पति और सास सब एक हो चुके थे। अंत में उसे समझ में आ जाता है कि ससुराल को मायका बनाने के लिए ससुराल में रह रहे लोगों के साथ दिल से रिश्ता बनाना होता है, सिर्फ पर्दे बदल लेने से कुछ नहीं होता। अरे भाई, भाभी के फोन पे फोन आ रहे हैं और तू बस फोन काट कर हमारे साथ बातों में लगा हुआ है। भाई क्यों नहीं उठाता फोन भाभी का? अरे यार, अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। पता नहीं किस घड़ी में मैंने शादी करने के लिए यहाँ बोल दी थी। अरे मेरी जिंदगी की वाट लगाकर रख दी तेरी भाभी ने। तेरा मतलब क्या है? तू भाभी के साथ खुश नहीं है क्या? अरे भाई, तेरी भाभी के साथ मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी माँ उसके साथ खुश नहीं है। मेरा घर ना अखाड़ा बन गया है, अखाड़ा, जहाँ दिन भर ये दोनों सास बहू दांव पेच खेल कर एक दूसरे को पटखनी देने के तरीके सोचती रहती हैं। अरे भाई, ये क्या बोल दिया तूने? सेम यही स्टोरी मेरे घर में चल रही है। माँ मेरी बीवी को देखना नहीं चाहती और बीवी माँ को। सांप और नेवले जैसा हाल है दोनों का। ऋषि भाई, जतिन की अभी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए ये अभी हमारा दर्द नहीं समझ सकता। जब तक ये शादी का लड्डू खा ना ले, इसका स्वाद ललचाता ही रहता है, और खाने के बाद बंदा जीवन भर यही सोचता है, मैंने ये लड्डू चखा तो क्यों चखा। हाँ, खुद तो दोनों शादी करके बैठे हुए हो और मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मैं शादी ना करूं। देख भाई, तू कुएं में कूद जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन शादी मत करना मेरे भाई, शादी मत करना। जिंदगी की वाट लग जाती है, ना हंसा जाता है ना रोया। बीवी की मानो तो माँ ताने देती है, माँ की सुनो तो बीवी मुंह फुला लेती है। अरे यार, अपने ही घर में बंदा हंसना भूल जाता है। दोस्तों की बात सुनकर मनीष वाकई में बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों से सास बहू के झगड़े की कहानियां सुनता रहता था। मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी कर रहा था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। मनीष बेटा, इतने रिश्ते आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता रिश्तेदारों को क्या कहकर मना करूं। तेरी ताई जी तो कब से मुंह बनाए बैठी है कि पता नहीं हमें उनकी बताई लड़की से अपने बेटे की शादी करने में क्या एतराज है। अब बताओ क्या जवाब दे? यही कि हमारा बेटा ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। अरे मम्मी, मेरी शादी की चिंता में ताई जी क्यों घुली जा रही है? आप उनको बोल दो कि जब मेरा मन करेगा तब मैं शादी कर लूंगा। अरे अभी मेरी इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती है क्या? ठीक कहती थी तुम्हारी दादी कि एक लड़का और पैदा कर लो। अगर आगे चलकर औलाद निकम्मी निकल जाए तो माँ बाप का समाज में उठना बैठना दुश्वार हो जाता है। अरे कितनी उम्मीदें लगाई थी कि बेटे की शादी करके बहू लाऊंगी और अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। मुझे क्या पता था कि मेरा नालायक बेटा शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही अरमान अपने दिल में दबा कर ही मुझे दुनिया से विदा लेना पड़ेगा। आपको पता है ना मम्मी, मुझे ये सब इमोशनल ड्रामा एकदम पसंद नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पता है ये आपका आखिरी तीर होता है और जो हमेशा निशाने पर ही लगता है। इसीलिए आप हर बार यही पत्ते फेंक कर बाजी जीत लेती हैं। पहले तो आप लोग रोना धोना मचाकर बेटों की शादी करवा देती हो, और फिर उसके बाद जब बहू आती है तो उसका जीना हराम कर देती हो। बहू को सताने के अरमान रहते हैं क्या आपके मन में? देख लो, कलयुग आ गया बिल्कुल। अरे बेशर्म है एकदम ये लड़का। अपनी माँ से इस तरह बात करती हुई शर्म नहीं आ रही तुझे? मैं कोई चुड़ैल डायन हूँ क्या जो तेरी बीवी को आते ही खा जाऊंगी? अरे इतने लाड़ से रखूंगी ना अपनी बहू को कि 4 लोग देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे कि ये माँ बेटी जा रही है या सास बहू। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी, आपको समझ में क्यों नहीं आता? अरे बेटा, अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है तो बता दे, मैं तो उसमें भी राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तू मेरी बहू को ले आ। अब मैं खूब समझता हूँ मम्मी, पहले तो आप लोग सीना तान कर बहू को लेकर आते हैं और फिर 4 दिन बीतते नहीं कि उसकी हर बात में खराबी नजर आने लगती है। और अपने दोस्तों की कहानियां सुन सुनकर बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, इसीलिए मैं उस इमोशनल ड्रामे में फंसने वाला नहीं हूँ।
मनीष अपनी शादी को टालने की जितनी कोशिश कर रहा था, उसकी माँ उतनी ही शिद्दत से उसके पीछे पड़ी हुई थी। लगता है मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली। मुझे इस प्रॉब्लम का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जिसे देखकर माँ की बहू वाली कमी भी पूरी हो जाए और मुझे भी इस शादी के झमेले में फंसना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, रोबोट होगा तो उसकी प्रोग्रामिंग मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैं अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग ही ऐसी करूँगा कि उसमें सास बहू की लड़ाई वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, इसलिए लड़ाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनीष को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया था, लेकिन एक बहू जैसा रोबोट बनाना इतना आसान काम नहीं है। महीनों की मशक्कत के बाद आखिर मनीष एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी आप कहती थी ना, अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं उसे ले आऊं, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आज मैं आपको उस लड़की से मिलवाने वाला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। सच में बेटा? अरे काली गोरी छोटी मोटी जैसी भी होगी ना, मुझे सब पसंद है। बस बेटा तू शादी कर ले। मम्मी आप नाराज मत होना, लेकिन मैंने और कीर्ति ने पहले ही मंदिर में शादी कर ली है। आज से कीर्ति आपकी बहू है। अरे बेटा, ऐसे घर से भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो कब से तेरे पीछे पड़ी हूँ कि तू शादी कर ले। तू एक बार कह कर तो देखता बेटा, मैं तो खुशी खुशी तेरी शादी तेरी ही पसंद की लड़की से करवा देती। चल कोई बात नहीं, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे तू बहू को लेकर अंदर तो आ, उसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। शशि आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बहू कीर्ति का कुमकुम लगाकर स्वागत करती है और बड़े ही प्यार से उसे घर के अंदर लेकर जाती है। ऐसे तो कोई तू होर की परी भी नहीं है। ऐसे कैसे तुझ पे इतना लट्टू हो गया कि मंदिर में शादी करके तुझे घर ले आया? आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी, मैं कोई हुर की परी नहीं हूँ, मैं तो कीर्ति हूँ। हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ। और हाँ, मैं मनीष जितनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मनीष ने मुझसे शादी कर ली। अरे बड़ी खुशी खुशी अपने मुंह से अपनी बुराई कर रही है। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? अब तो बहू बनकर तो आ गई है, लेकिन ये बता घर के काम करने आते हैं या नहीं? मैं सब काम कर दूंगी। आप दिन को अगर रात कहेंगी तो मैं रात कह दूंगी मम्मी जी। हैं? इसे तो मेरी कोई बात बुरी ही नहीं लग रही। लगता है अच्छे से सिखा पढ़ा कर लाया है मनीष। कोई बात नहीं, मैंने भी इसे इसके असली रूप में ना ला दिया तो कहना। अगले दिन, अच्छा कीर्ति बेटा ऐसा करना, पहले पूरे घर की सफाई कर दे, उसके बाद नाश्ता बना देना। और हाँ, टेरेस और सीढ़ियाँ भी ना रगड़ रगड़ कर साफ करनी है। ठीक है, सब हो जाएगा मम्मी जी। थोड़ी देर बाद सब काम हो गया है, और कोई काम हो तो बता दीजिए ना मम्मी जी। क्या तूने सब काम कर भी दिया? अरे कोई भूत भूत है क्या तू? इतना बड़ा 2 मंजिला घर तूने 15 मिनट में साफ कर दिया? मैंने सब काम कर दिया है। आपको यकीन ना हो तो आप जाकर चेक कर लीजिए, सब कुछ बिल्कुल चकाचक हो गया है मम्मी जी। मैंने तुझे कहा था ना कि सफाई हो जाए तो नाश्ता बना लेना। यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग क्यों चाट रही है? फिर जा जाकर नाश्ता बना, मुझे जोर की भूख लग रही है। नाश्ते में क्या बनाना है ये तो आपने बताया ही नहीं मम्मी जी। अरे जो तुझे आता है वो बना ले। पूछ तो ऐसे रही है जैसे 56 भोग बनाने आते हैं तुझे। 56 नहीं, 105 तरह के बनाने आते हैं मम्मी जी। क्या? 105 तरह के? अरे किसी होटल से भागी हुई शेफ है क्या तू? 105 तरह के? मुझे तो लग रहा है कि कोई होटल का शेफ भी बनाना नहीं जानता होगा। आपने बताया नहीं आप नाश्ते में क्या खाएंगी मम्मी जी। अरे बेटा, काम ना करके सास को परेशान करने वाली तो मैंने बहुत सी बहुएं देखी हैं। तू पहली बहू है जो काम कर करके मुझे परेशान कर रही है। अरे कुछ भी बना ला बेटा, मुझे तो घबराहट सी हो रही है तेरे तेवर देखकर। ठीक है, जैसा आप कहें मम्मी जी। हे भगवान, ये बहू है या उल्टे पैर वाली भूतनी? काम का नाम लेते ही काम निपटाकर फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे ऐसी कौन सी बहू होती है? कुछ देर बाद आपके लिए नाश्ता बनकर तैयार हो गया है मम्मी जी। मनीष ने कहा था आपको आलू के पराठे, पनीर के पकौड़े और इडली सांभर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए सब कुछ बना दिया है मम्मी जी। क्या कहा? सब कुछ बना लाई तू एक साथ? जी मम्मी जी, अब क्या करना है बताइए मम्मी जी।
देख बेटा, अब तू जाकर अपने कमरे में बैठ जा। तू ऐसे सर पर खड़ी रहेगी ना तो मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। मम्मी जी कहकर दिमाग हिलाकर रख दिया इसने मेरा। ठीक है, जैसा आप कहीं मम्मी जी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। शशि चाहे बहू कीर्ति को जितना भी काम बता दे, उसके माथे पर जरा सी भी शिकन ना आती। जिन बातों पर अक्सर घरों में महाभारत छिड़ जाया करती है, उन बातों को भी कीर्ति मुस्कुराकर सुन लेती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन, और बताओ मम्मी, क्या हो रहा है? आपकी बहू आपके साथ अच्छे से तो रहती है ना? क्या बात है, आप खुश नहीं लग रही हैं? पहले कहती थी शादी कर ले तो मुझे खुशी मिलेगी। अब मैं शादी करके बहू ले आया तो भी आपकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। अरे बेटा, तूने शादी से पहले पता किया था कुछ इसके बारे में? पक्का लड़की ही है ना ये? कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है? अरे मम्मी, बस शादी को कुछ दिन हुए नहीं, क्या आ गई आप अपने सास वाले रवैये पर? कल तक तो कहती थी काली गोरी छोटी मोटी कैसी भी ले आ, और अब मैं इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न बहू लेकर आया हूँ तो वो भी आपको चुड़ैल नजर आ रही है। अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है। इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये लड़की इंसान तो पक्का नहीं है। अरे कोई लड़की इतनी जल्दी इतना सारा काम कर ही नहीं सकती। इससे दिन के 8 घंटे भी काम करा लो तो इसके माथे पर शिकन नहीं आती, और हर बार आकर यही पूछती है और कोई काम है क्या मम्मी जी? अच्छा, तो वो बिना नकुर किए आपके बताए सारे काम कर रही है, तो मतलब वो इंसान नहीं भूत प्रेत है, यही ना? अरे बेटा, उसमें बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। मैं उसे चाहे जितना उकसा लूं, उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। अरे ऐसी भी कहीं बहुएं होती है क्या? अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब यह है कि आपके अंदर की माँ बहू को प्यार करते करते थक गई है, इसलिए अब आपके अंदर की सास बाहर आना चाहती हैं। चूंकि कीर्ति आपको सास बनने का और घर में कलेश करने का मौका नहीं दे रही, तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। सही कहा ना? राम राम राम, देखो तो क्या जमाना आ गया है। आजकल के बेटे तो माँ को ही गलत ठहराने पर तुले हैं। अरे बेटा, अभी शादी को चंद दिन हुए हैं और तूने अपने सुर बदल लिए। अब चाहती क्या हो माँ? अगर बहू काम करने से इनकार कर दे तो आप कहेंगी बहू कामचोर है। अगर वो कहती है मैं काम करके थक गई, तो आप कहती जरा सा काम करके थक जाती है, बहू के अंदर जरा सा भी दम नहीं है। अब वो बेचारी भाग भाग कर आपका हुक्म बजा रही है, तो आप करिए कि वो इंसान नहीं है। अरे माँ, आपको तो सासों की कम्युनिटी का सरदार होना चाहिए। मतलब आपके अंदर तो सही और अच्छे गुणों को भी अवगुण बनाने की विशेष कला दी है भगवान ने। अरे लेकिन बेटा, रहने दो माँ। आपको नहीं लगता कि आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए थी कि आपके कहने से पहले वो आपकी पसंद के तरह तरह के पकवान बनाकर टेबल पर सजा देती है, आपका घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। बात तो तेरी सही है बेटा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अच्छा ठीक है, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। हे भगवान, आज तो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन लगता है कीर्ति की आउटपुट स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर वो इसी स्पीड से काम करेगी तो आज नहीं तो कल मम्मी को उस पर शक हो जाएगा। मनीष कमरे में जाकर कीर्ति की आउटपुट स्पीड को थोड़ा कम कर देता है ताकि उसकी स्पीड ह्यूमन स्पीड से मैच करने लगे। अगले दिन, बेटा, ये कॉलोनी में जो किटी होती है ना, उसका एनुअल सेलिब्रेशन है, तेरे लिए इनविटेशन आया है। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में सास की किट्टी अलग होती है और बहू की अलग। अब तू भी आ गई है तो तू भी ज्वाइन कर ले बहुओं वाला ग्रुप। ठीक है मम्मी जी, किटी पार्टी में। अरे यार, मेरी सास ने तो मेरा जीवन दुश्वार करके रख दिया है। मैं उनके लिए चाहे जितना भी कर लूं, उनको कभी संतोष नहीं होता। अब तो मैंने भी जवाब देना सीख लिया है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम सोनल। मेरी सास को भी ना बहुत शौक था मुझसे काम करवाने का। शुरू में तो मैं दिन भर काम में लगी रहती थी, कभी सफाई करती, कभी उनकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन क्या बताऊं, मेरी सास का मुंह टेढ़ा ही रहता। फिर तो मैंने सीख लिया, एक कान से बातें सुनकर दूसरे कान से कैसे निकाली जाती है। अरे यार, हमारी शादियों को तो सालों बीत गए हैं और हम पके चावल होकर ढीठ बन चुके हैं। नई शादी तो कीर्ति की हुई है, इसके घर में जरूर रोज नए नए धमाके हो रहे होंगे। मेरे घर में तो अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ। मतलब तुम्हारी इतने महीनों की शादी में अभी तक तुम्हारी सास के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं हुई? नहीं, बहस क्यों होगी? सास की हर बात खुशी खुशी माननी चाहिए। अरे क्यों माननी है भाई सास की हर बात? सास कोई भगवान थोड़ी ना है।
भाई क्यों हमारे जैसी बहुओं का जीना मुश्किल करना चाहती हो तुम? सीधी सी बात सुनो, सास अगर ज्यादा बोले ना तो बहू को सास की बोलती बंद कर देनी चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं है सास की जी हजूरी करने की। 2 बार जवाब दे दोगी ना तो सास अपने आप लाइन पर आ जाएगी। किटी पार्टी में होती बातें धीरे धीरे कीर्ति की मेमोरी में फीड होती जा रही थी। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन पार्टी में सुनी बातों के कारण हमारी आदर्श रोबोट बहू कीर्ति का डेटा करप्ट हो गया था। अब वो अपने फीड डेटा और पार्टी में सेव्ड डेटा को एनालिसिस करके सवालों के नए जवाब ढूंढ रही थी। अगले दिन, कीर्ति सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी तक उठी नहीं? अरे भाई आओ, आकर चाय बना दो, या आज ऐसे ही बैठे रहे हम? 1 कप चाय बनाने से हाथों में दर्द नहीं होता, रसोई में जाकर खुद बना लीजिए मम्मी जी। क्या कहा? मुझे उल्टा जवाब दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तो 9 बजे से पहले उठने वाली नहीं हूँ। जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना। ए मनीष, मनीष देख रहे तू अपनी बीवी के रंग? बस 4 दिन की चांदनी थी, आ गई ना अपनी औकात पर। ये बहुत जी मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, और आज मैंने जरा सी 1 कप चाय क्या मांग ली, सीधा बदतमीजी पर उतर आई। ये क्या बोल रही हो मम्मी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कीर्ति आपसे ऊंची आवाज में बात कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अच्छा मम्मी आप जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। शशि के जाने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर रखी है कि ये झगड़ा कर ही नहीं सकती। फिर इसे क्या हो गया? मनीष कीर्ति की मेमोरी को रिफ्रेश करके थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। अरे ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? आज से तुझे रोज बस साड़ी ही पहननी है। अच्छे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहनती है क्या? और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ले। सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दीपक जलाने के बाद ही घर में कोई भी काम करना। मेरा मन जो करेगा मैं वो पहनूंगी। आपको साड़ी ज्यादा पसंद है तो आप पहनो, मुझे ये सब बताने की जरूरत मत करना। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो क्या आप बोलती चली जाएंगी? अरे थक गई हूँ आपकी बातें सुन सुनकर। कभी कहती हो खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी साड़ी पहनो, कभी जल्दी उठो। बहुत बोल लिया आपने, अब बस। कीर्ति ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसी बात कर रही हो? चलो अंदर। तू चुप रहे मम्मी की चमगादड़, बोलना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति की बात सुनकर बेचारा मनीष गहरे सदमे में पहुंच गया था, और उसे समझ में आ गया था कि सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि उसके सामने इंसान तो क्या, रोबोट भी अपनी प्रोग्रामिंग भूल सकता है।